नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि आपदा प्रभावितों के लिए सरकार अपना काम कर रही है और वहीं संगठन अपना काम करे। और उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपदा प्रभावितों की मदद के लिए पूरी ताकत से जुट जाने का आह्वान किया। और हवाई दौरा करके लौटे शाह ने गुरुवार को पहले उच्च अधिकारियों की बैठक ली और उसके बाद वह पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ कुछ देर बैठे। और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, सुरेश भट्ट, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान और सोशल मीडिया के संयोजक शेखर वर्मा मौजूद रहे। और शाह ने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं में आपदा के कारण बहुत से इलाके प्रभावित हुए और संगठनों को प्रभावित लोगों की चिंता भी करनी है और उसके पास जाकर उन्हें मदद भी पहुंचानी। और उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश सरकार आपदा प्रभावितों की मदद, राहत और पुनर्वास के लिए अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन संगठन को भी मोर्चे पर उतरना है। और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष कौशिक को आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने को भी कहा है और वहीं कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वो तत्काल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर प्रभावित लोगों की जरूरतों को पूरा करने में जुटे। भोजन, कंबल, कपड़े, जो भी जरूरी सामान है उसे जरूरतमंद तक पहुंचाए। और वहीं उत्तराखंड में आपदा से कुमाऊं मंडल में पर्यटन कारोबार को भी पूरी तरह से चौपट कर दिया है और मंडल में पर्यटन कारोबार को करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व का नुकसान हुआ है। और इस बार अभी बंगाली सीजन शुरू ही हुआ था कि 3 रोज पहले ऐसी आपदा आई जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। और इस आपदा का असर ये हुआ कि अतिवृष्टि से पहले सैलानियों से खचाखच भरे पर्यटक स्थल वीरान हो गए और पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से लड़खड़ा गया। और आपदा से भूस्खलन और सड़कों के टूटने के नजारे देख कुमाऊं की वादियों में मौजूद सैलानी किसी तरह यहां से अपने घरों की ओर लौट चुके हैं। नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, मुंशियारी समेत आसपास के तमाम क्षेत्र लगभग वीरान हो चुके हैं। और वहीं पर्यटन कारोबारियों की माने तो कुमाऊं मंडल में करीब 5000 से अधिक छोटे बड़े होटल रिजॉर्ट हैं जहां हजारों लोगों को रोजगार मिला है। और वहीं नवंबर तक की एडवांस बुकिंग भी कैंसिल हो रही है। और वहीं उत्तराखंड में 3 दिन की मूसलाधार बारिश के कारण आई आपदा के कारण बंद हुए रास्ते भले ही अब खुलने लगे, लेकिन कुमाऊं मंडल में अब भी 700 से ज्यादा पर्यटक अलग अलग कारणों से फंसे हुए हैं और इनमें 4 विदेशी पर्यटकों के फंसे होने की बात कही जा रही है। और वहीं नैनीताल जिले में अब भी 165 से ज्यादा पर्यटक फंसे और जिला पुलिस ने गुरुवार को ऐसे 40 पर्यटकों को बाहर निकाला है। और कुछ पर्यटकों की गाड़ी का तेल खत्म हो गया था और कुछ पर्यटक पैदल ही निकलने की कोशिश कर रहे थे। और 3 दिन तक हुई मूसलाधार बारिश से जिले में अलग अलग जगह पर्यटक फंस गए थे और हालांकि पुलिस और प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य कर कई जगह से पर्यटकों को निकाल लिया। और वहीं बुधवार और गुरुवार को मौसम साफ होने और कई मार्गों के खुल जाने से पर्यटकों को निकालने का काम शुरू हुआ। और वहीं एसपी सर्वेश पवार ने बताया कि एसडीएम से संपर्क कर पर्यटकों की गाड़ी में तेल भरवाया गया और पुलिस के अनुसार रामगढ़ में फंसे लोगों को भी पुलिस लगातार निकाल रही है और वहीं बीमार लोगों का इलाज भी चल रहा है। और वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 4 विदेशी भी फंसे हुए हैं और वहीं वो अपने देश जाना चाहते हैं। बागेश्वर जिले में करीब 400 से ज्यादा पर्यटक अभी भी फंसे हुए हैं। और वहीं हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में आपराधिक मुकदमों के जल्द निस्तारण के लिए गुरुवार को उत्तराखंड क्रिमिनल कोड प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस रूल्स 2021 की अधिसूचना जारी की है और इसमें 36 से अधिक नियम शामिल है। और इसमें स्पष्ट किया गया है कि अदालत को किसी जांच या मुकदमे को स्थगित करना पड़े तो कारण बताना होगा और गवाहों के परीक्षण को वरीयता दी जाएगी और वहीं अपरिहार्य कारण होने पर ही परीक्षण स्थगित किया जाएगा।
और गुरुवार शाम हुई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से जारी अधिसूचना में अभियोजन, बचाव पक्ष और न्यायालय के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि क्रिमिनल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी आवश्यक होने पर प्रश्न और उत्तर प्रारूप में बयान दर्ज करेंगे और अभियोजन या बचाव पक्ष के वकील की ओर से ली गई आपत्तियों को नोट कर साक्ष्य होने पर निर्णय लेंगे और जिरह के दौरान गवाह का खंडन करने के लिए इस्तेमाल किए गए कोड की धारा 161 के तहत दर्ज बयानों के प्रासंगिक हिस्से को ही निकाला जाएगा। और वहीं धारा 161 के तहत बयानों की रिकॉर्डिंग के लिए लागू नियम संहिता धारा 164 के तहत दर्ज बयानों पर लागू होगी और जीवित लोगों के पूर्व बयान पुष्टि के लिए उपयोग किए गए तो आरोप तय करने के बाद अभियुक्तों की श्रेणी में केवल उनके जवाब संदर्भित किए जाएंगे और गवाह को अगली तारीख स्पष्ट रूप से बताई जाएगी और आरोप तय होने के बाद आरोपी की श्रेणी में रैंक के आधार पर संदर्भित किया जाएगा और पीठासीन के अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि केवल स्वीकार्य भाग को चिन्हित किया जाए और दोष सिद्धि के मामले में निर्णय में शामिल अपराध और दी गई सजा को अलग से दर्शाया जाएगा और बरी होने की स्थिति में अभियुक्त कारावास में है तो रिहा करने का निर्देश दिया जाएगा और वही निर्णय अनुच्छेदों में लिखा जाएगा और आरोप तय करने के तुरंत बाद अदालत साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के लिए लगातार तारीखों का पता लगाने और तय करने के लिए एक समयबद्ध सुनवाई करेगी और अदालत जब तक गवाहों का परीक्षण न हो जाए तब तक लगातार तारीखों को इंगित करते हुए एक कार्यक्रम तैयार करेगी। और वहीं सालों से शहर के लिए नासुर बना बलिया नाले में भूस्खलन जारी है और गुरुवार को पहाड़ी पर भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ और 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश के बाद झील के पानी की निकासी हुई तो नाले में पानी का फ्लो बढ़ गया और ऐसे में पहाड़ी का तलहटी से कटान होने लगा और बारिश बंद होने के बाद धूप खिली तो चट्टान चटकने लगे। ऐसे में पहाड़ी पर बड़ा भूस्खलन हो गया और एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से चिन्हित 65 परिवारों को सरकारी विद्यालयों में विस्थापित कर दिया गया। वहीं गुरुवार को भी पहाड़ी पर हो रहा भूकंप आबादी क्षेत्र तक पहुंच गया और जीआईसी मैदान के किनारे बाउंड्री भी खाई में समा गई और दोपहर बाद एसडीएम प्रतीक जैन ने क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रभावित लोगों का हालचाल जाना और शहर के कुछ समाज सेवियों ने बलिया नाले में संबंधित विभागों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन और एसडीएम प्रतीक जैन को सौंपा है और वहीं आप बताया कि हर साल मिल रहे बजट से पहाड़ी का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और उपेक्षा से क्षेत्र के लोग आंदोलन की तैयारी में और इस दौरान सभासद मनोज जगाती, सौरभ रावत, नवीन जोशी, अभिषेक मुल्तानिया जैसे मौजूद रहे और कृष्णापुर के पूर्व सभासद डीएन भट्ट के अनुसार बलिया नाले की इस स्थिति के लिए सरकारी विभाग ही जिम्मेदारी है और 1972 में पहाड़ी पर हुए भूस्खलन के बाद वित्त मंत्री रहते हुए नारायण दत्त तिवारी ने 65 लाख का बजट स्वीकृत किया था और सुरक्षा कार्य करने की जिम्मेदारी लोनीवी तो डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी सिंचाई विभाग को सौंप दी गई और सिंचाई विभाग का डिजाइन डिवीजन लखनऊ होने के कारण ट्रीटमेंट कार्य का डिजाइन तैयार होने में 15 साल बीत गए और 1.5 दशक बाद डिजाइन तो मिला मगर ट्रीटमेंट की लागत कई गुना बढ़ गई और इस अवधि में पहाड़ी में कई अन्य स्थानों से भी भूस्खलन होने लगा है। और वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के घर हुए धमाके की जांच ठंडे बस्ते में चली गई और 1 महीने 7 दिन का समय बीत जाने के बाद पुलिस इसकी जांच पूरी नहीं कर पाई है और फॉरेंसिक साइंस लैब के संयुक्त निदेशक ने 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने का दावा किया और उनकी रिपोर्ट भी अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस और जिला प्रशासन ने धमाके को गैस लीकेज और आकाशीय बिजली करार दिया था। हालांकि बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे थे और 14 सितंबर की रात हीरानगर निवासी भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के घर बम जैसा धमाका हुआ था और धमाके से घर की छत, दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां उखड़ गई थी और वहीं आपको बता दें कि जबकि फंदे उखड़ गए थे और धमाके के समय बिष्ट के परिवारजनों 2 मंजिले में सो रहे थे और आवाज को सुनकर
परिजनों के साथ ही आसपास के लोग भी दहशत में आ गए थे और घटना के बाद जिलाधिकारी धीराज अग्रवाल समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और 15 सितंबर को कई एजेंसियां और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच भी की थी और दमकल विभाग के अधिकारियों ने धमाके को गैस लीकेज होने से मना कर दिया था और वहीं आकाशीय बिजली की बात को भी सिरे से खारिज कर दिया गया था। और वहीं फोरेंसिक साइंस लैब के संयुक्त निदेशक डॉक्टर दयाल शरण शर्मा ने धमाके को गैस लीकेज तो कह दिया, बाद में वो भी सवालों से बचते हुए नजर आए और एक हफ्ते में रिपोर्ट देने का दावा करने के बावजूद फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट नहीं आ सकी। और वहीं डॉक्टर शर्मा का कहना है कि रिपोर्ट जल्द पुलिस को दे दी जाएगी। अब वहीं उत्तराखंड में चल रही पटवारी लेखापाल भर्ती की प्रक्रिया का पैटर्न बदलने जा रहा है और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया है और इसमें कहा गया है कि कई लोग किसी भी भर्ती के तरीके को आयोग तय करेगा, ना कि विभाग, और विभाग से आए सिफारिश के हिसाब से इन भर्तियों के लिए पहले फिजिकल और फिर लिखित परीक्षा होनी चाहिए। और इस नियम की वजह से आयोग पसोपेश में था कि इतनी बड़ी संख्या में युवाओं की फिजिकल कैसे कराई जाएगी और लिहाजा आयोग ने बैठक कर तय किया है कि ये उसका अधिकार होना चाहिए कि भर्ती की प्रक्रिया क्या हो। और आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा है जिसमें कहा गया है कि पटवारी लेखापाल सहित सभी भर्तियों में पैटर्न क्या होगा और ये आयोग ही तय करेगा कि कोई भी विभाग तय नहीं करेगा कि उसकी प्रक्रिया क्या होगी। और शासन से अनुमति मिलने के बाद ही पटवारी लेखापाल भर्ती की गाड़ी आगे बढ़ेगी। और वहीं आपको बता दें कि सरकार की ओर से कोशिश के चलते अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नई भर्ती के आवेदन तो मांग लिए, लेकिन इनकी परीक्षाओं पर विधानसभा चुनाव की छाया पड़ना तय माना जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि दिसंबर में चुनाव आचार संहिता लगने की संभावनाओं के बीच आयोग सभी इंतजार कर रहा है और आयोग का कहना है कि अगर आचार संहिता लग गई तो प्रशासन के अधिकारी उसमें व्यस्त हो जाएंगे, तब परीक्षाएं चुनाव के बाद ही होंगी। और वहीं मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और वहीं इसके साथ एक बार फिर से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। लेकिन जिस परिस्थिति से केरल गुजर रहा है उसे देखते हुए लोग ये कह रहे हैं कि शायद प्रकृति कुछ नाराज है जो इतना विकराल रूप दिखा रही है। लेकिन अचानक मौसम में ये बदलाव कैसे हुआ, आइए एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। केरल में फिर से बेमौसम बाढ़ आ गई। बारिश के कहर से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बारिश के कारण केरल में गंभीर स्थिति बनी हुई है क्योंकि मौसम विभाग ने केरल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लेकिन केरल के हालात ने एक बार फिर भूमि उपयोग नीतियों की आवश्यकता को सामने रखने का काम किया है। जलवायु वैज्ञानिकों के लिए ये सबसे ताजा उदाहरण बन गया है, जिसके आधार पर वो ये कह सकते हैं कि भारतीय राज्यों में भूमि उपयोग नीतियों की आवश्यकता है। ऐसी नीतियां जो जलवायु परिवर्तन को अनियमितताओं का सामना करने के अनुरूप हो। वैज्ञानिकों ने हाल के सालों में न केवल केरल बल्कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा जैसे प्रमुख राज्यों के हालात के आधार पर इस ओर इशारा कर दिया है। ये राज्य देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में हुई भारी बारिश और असामान्य बारिश के कारण काफी नुकसान देखना पड़ा। भारत सरकार ने कहा है कि बीते 2 दशकों में बाढ़ की जद में आने वाले इलाके बढ़े हैं। आमतौर पर इस तरह की किसी भी अनियमितता के संदर्भ में हमेशा ही ये कह दिया जाता है कि ये सब जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक कटु सत्य है, लेकिन बात सिर्फ इतनी भी नहीं है। इसके अलावा भी काफी कुछ है जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर जे श्रीनिवासन के अनुसार हाल ही के दिनों में केरल में जो घटनाएं सामने आई हैं, उनके पीछे भूस्खलन और बाढ़ मुख्य स्थानीय वजह रही। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण इन घटनाओं की तीव्रता और दोहराव जरूर बढ़ी है।
16 अक्टूबर को हुई मूसलाधार बारिश में न जाने कितने घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, पुल बह गए। और इससे पहले केरल में अगस्त 2018 में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ आई थी। तब राज्यों के 14 में से 13 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए, जिससे लगभग 500 लोग मारे गए। हाल ही के सालों में देश के प्रमुख शहर, खासतौर पर मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु में आई बाढ़ ने शहरी विकास की कमियों को उजागर किया। सेमी अर्बन या सेमी रूरल क्षेत्र भी इसी क्रम में आ गए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो ऐसा नहीं है। आंकड़ों के अनुसार ऐसा नहीं है कि मौसमी बारिश अधिक हो रही है। प्रोफेसर श्रीनिवासन कहते हैं कि इस मौसम में अच्छी बारिश होना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अधिक बारिश यानी ह्यूमिडिटी का अधिक होना पिछले 120 से 130 सालों में धरती का औसत तापमान करीब 1.3 सेंटीग्रेड बढ़ गया है। इसलिए आर्द्रता 9 से 10% तक बढ़ चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी और गोवा के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉक्टर जी नारायण स्वामी इस तर्क को खारिज करते हैं कि भारी बारिश बादल फटने के कारण हुई थी। बता दें कि आईएमडी ने घोषणा की थी कि बारिश अपने सामान्य पैटर्न के अनुसार ही थी, पूरी तरह से सही है। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच लो प्रेशर बैलेंस के कारण था, न कि बादल फटने की घटना, जैसे केरल में कुछ लोग इसे बता रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हर रोज 100 मिलीमीटर की बारिश होने की घटना कई बार हुई होगी, लेकिन अगर एक घंटे में 100 मिलीमीटर की बारिश हो रही है तो ये बादल फटना है, जो कि एक दुर्लभ घटना है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्व मानसून के बीच कम से कम 3 सप्ताह का अंतराल हुआ करता था, लेकिन हाल ही के सालों में यह अंतर काफी कम हुआ है। इसके कारण ये बहस भी छिड़ गई कि क्या हाल ही में हुई वर्षा की नवीनतम घटना वास्तव में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण था या फिर दो मानसूनों के बीच एक असामान्य घटना। आपको बता दें कि न केवल केरल में बल्कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत में यह अंतर बहुत कम हो गया है। 2 जिलों को छोड़ दिया जाए तो तमिलनाडु पूरी तरह से उत्तर पूर्वी मानसून पर निर्भर है। पिछले 2-3 साल से केरल में लौटते मानसून की बारिश हो रही है। पहले केरल में ऐसा नहीं होता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि भारी बारिश के कारण जो असर होता है वो प्रभाव जलवायु परिवर्तन के कारण ज्यादा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक साधारण सी बात है, बस इतनी कि बारिश के पानी को निकास के लिए जगह नहीं मिलती। इससे पहले तक यही जमीन बारिश का पूरा पानी अवशोषित कर लेती थी, लेकिन अब धरती पानी अवशोषित नहीं कर पाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि तब के और अब के जमीन के इस्तेमाल के तरीकों में काफी बदलाव आ गया है। खासतौर पर केरल जैसे राज्यों में पानी खेती में नहीं जा पाता। जो नालियां हैं या मोड़े हैं वो इतनी संकरी हैं कि वो बहुत जल्दी भर जाती हैं। इस बार ऐसा ही हुआ है। पश्चिमी घाट में होने वाले भूस्खलन या बाढ़ के पीछे सबसे बड़ी वजह वनों की कटाई बताई जा रही है। सड़क निर्माण और उत्खनन के कारण भी इन आपदाओं में वृद्धि हुई है। और हाल ही के सालों में पश्चिमी घाटों और केरल की जमीन के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के बदलाव आए। कई पहाड़ियों का ढलान 20 डिग्री है, इसलिए जब बारिश होती है तो ये पहाड़ियां खतरनाक हो जाती हैं। जब हम जलवायु परिवर्तन के एक्शन प्लान पर काम करते हैं, तब भी कई राज्य वर्षा, बाढ़, भूस्खलन और हमारे डेटा का उपयोग करते हैं और हम उन्हें सुझाव देते हैं कि वो आगे क्या करें। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत जलवायु परिवर्तन के खतरे से सुरक्षित रहे, इसके लिए वैज्ञानिकों ने जो समय सीमा तय की है उससे कहीं अधिक समय लगेगा। स्पेशल रिपोर्ट, आर्यन न्यूज। और इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतने। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्यन न्यूज के साथ।